हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 136 है। 135 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन कल शायद हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, तो जिन लोगों ने ओटीआर नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो लोग कर लें वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि शायद कल हो सकता है कि फॉर्म आ जाए उत्तर प्रदेश पीसीएस का। ठीक है, तो जिनका ओटीआर हो गया रहेगा तो तुरंत फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो सही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान। देखिए, शहतूत जो कि विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, ये कहाँ पे पैदा होता है? तो ये पैदा होता है आपका चीन में। ए ऑप्शन आपका सही है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑरेंज, जाम्बेजी, नील, नाइजर। देखिए, करीबा बांध ये किस नदी पे स्थित है? तो करीबा बांध जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच जो है कि जाम्बेजी नदी पर यह स्थित है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में इसी बांध से सर्वाधिक जल विद्युत प्राप्त की जाती है और ये जो है कि जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो ये किस नदी पे है? तो ये है आपका जाम्बेजी नदी पे। बी ऑप्शन आपका सही है। एल नीनो प्रकट होता है प्रशांत महासागर के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर, अटलांटिक महासागर के ऊपर। देखिए, बात की जा रही है एल नीनो की। एल नीनो प्रकट कहाँ पे होता है? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं हम? तो एल नीनो कहते हैं। ठीक है, देखिए, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू के तटीय समुद्री जल सतह पर कुछ वर्षों के अंतराल पे ये घटित होता है, जिसमें क्या होता है कि ये जो है कि समुद्र की सतही जल का तापमान जो है कि सामान्य से अधिक हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर के ऊपर। ए ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ सम्राट का नाम दिया गया है और इनका जो है कि इनको किस नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए, बात करें हम अशोक को, तो अशोक को और किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है, समुद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या है? तो इनका दूसरा नाम है आपका परक्रमांक। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका नाम है ये? तो ये जो है कि विक्रमादित्य इनका दूसरा नाम है, मतलब इनको इन नाम से भी जानते हैं। और स्कंदगुप्त इनको जो है कि क्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही सही सीधा सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ दरबारी कवि का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में राजा का नाम दिया गया है कि ये जो है कि कवि किस राजा के दरबार में ये थे। अमीर खुसरो की हम बात करें तो अमीर खुसरो ये जो है कि किस राजा के दरबारी कवि थे ये? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। कालिदास ये जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय राजा के दरबारी कवि थे। हरिशेन की बात करें हम तो ये जो है कि आपका समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट ये जो है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ये हो जाएगा 1 2 4 3, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन की 1 2 4 3। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। शैवाल एक समुद्री वनस्पति है जिसका उपयोग औषधि, व्यवसाय तथा भोजन के रूप में किया जाता है। भोजन में उपयोग किए जाने वाले समुद्री शैवाल
विटामिन और खनिजों से समृद्ध होते हैं। एंड भारत में समुद्री शैवाल की कृषि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। बात की जा रही है समुद्री शैवाल के बारे में। देखिए जो शैवाल होता है ना वो समुद्री वनस्पति होता है, ठीक है। और इसका उपयोग हम किस किस चीज़ों में करते हैं, तो औषधि में करते हैं, व्यवसाय में करते हैं, भोजन के रूप में इनका जो है कि उपयोग हम करते हैं। देखिए भोजन में उपयोग किए जाने वाले जो समुद्री शैवाल होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, विटामिन और खनिजों से ये समृद्ध होते हैं। भारत में जो समुद्री शैवाल हैं इनकी कृषि जो है कि कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। ये तीनों जो है कि सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1, 2 और 3। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का उल्लेख संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। देखिए राज्यसभा के बारे में बात की जा रही है। राज्यसभा जो है ये आपका एक अस्थाई सदन होता है, ठीक है। राज्यसभा जो है कि एक अस्थाई सदन होता है और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, न कि 25 वर्ष। तो ये आपका गलत है, ठीक है। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का उल्लेख संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। बिल्कुल सही है। देखिए जो 4वीं अनुसूची है संविधान की उसमें जो है कि 28 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र, 3 संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से, तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका विवरण जो है कि दिया गया है। तो यह आपका सही है। पहला आपका गलत है, दूसरा सही है। इसमें हो जाएगा आपका केवल 2 सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यता विहित की गई है तथा अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। अनुच्छेद 53 के तहत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए बात की जा रही है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, ठीक है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 58 है वो क्या कहता है, तो राष्ट्रपति पद की योग्यता विहित की गई है। जो अनुच्छेद 58 है उसमें क्या क्या है, देखिए इनकी अगर योग्यता देखा जाए एक राष्ट्रपति बनने के लिए तो एक भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले, तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखना चाहिए, तब जाकर के राष्ट्रपति पद के लिए आप योग्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है। तथा अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। देखिए निर्वाचन की रीति क्या है, अनुच्छेद 55 के तहत इसका निर्वाचन जो है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ये होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि जो अनुच्छेद 55 है उसमें निर्वाचन की रीति दी गई है, तो आपका ये सही है। अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए ये जो है कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो गया, न कि 53 में कहा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गलत और पहला हो जाएगा आपका सही। तो इसमें होगा केवल एक सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मंदिर एवं उनकी स्थापत्य शैली के संबंध में निम्न कथनों को सही युग्म सम्मिलित कीजिए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर नागर शैली, एलोरा का कैलाश मंदिर नागर शैली, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बेसर शैली और गंगेकोंड चोलमपुरम का मंदिर जो है कि नागर शैली, ठीक है। इसमें से आपको पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित है। देखिए जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ये कौन सी शैली का है, तो ये जो है कि आपका नागर शैली का है। एलोरा का कैलाश मंदिर ये नागर शैली का नहीं है, ये जो है कि बेसर शैली का है। और तंजौर का जो बृहदीश्वर मंदिर है ये जो है कि आपका द्रविड़ शैली का है, ठीक है। और ये जो गंगे कोंड चोलपुरम का मंदिर जो है ये भी आपका द्रविड़ शैली का है, न कि नागर शैली का। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही है, तो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। टोडा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का
चयन कीजिए। यह दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालन जनजाति है। कन्या वध प्रथा के कारण टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाया जाता है। किसके संदर्भ में बात की जा रही है? तो टोडा जनजाति के संदर्भ में बात की जा रही है। जो टोडा जनजाति है वो दक्षिण भारत में जो नीलगिरी की पहाड़ी है उस पर निवास करने वाली, और ये जो है कि पशुपालन जनजाति है। ठीक है, ये जो है कि पशुपालन करती है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। देखिए, जो कन्या वध है इस प्रथा के कारण जो है कि जो टोडा जनजाति है उसमें बहुपति विवाह प्रथा पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखिए, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। गलत कथन की पहचान कीजिए। अब तक की गठित वित्त आयोग में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। के संथनानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। पहली बार जून 1980 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना की गई। इसमें आपको गलत युग्म बताना है। देखिए, अब तक की जो भी गठित की गई है वित्त आयोग, उसमें से जो पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो कि केसी नियोगी थे। ठीक है, के संथनानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को किसकी संज्ञा दिया है? तो सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। पहली बार जून 1980 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। देखिए, पहली बार जो है कि कब? 1990 में जो है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई और इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को किया गया था। तो ये आपका गलत है। और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत जो है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था जो नीति आयोग है इसकी स्थापना की गई प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। ठीक है, तो इसमें गलत युग्म कौन सा है? तो ये आपका सी ऑप्शन है। भारत पर शासन करने वाले निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही अनुक्रम क्या है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसमें से जो है कि आपको सही कालानुक्रम सजाना है। लॉर्ड मेयो, अगर हम लॉर्ड मेयो की बात करें तो इसका कार्यकाल कब था? मतलब ये जो है कि गवर्नर जनरल जो है कि कब से कब तक रहा? तो ये जो है कि 1869 से लेकर के 72 तक था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड लिटन की हम बात करें तो ये 1876 से लेकर के 80 तक था। सर जॉन लॉरेंस की बात करें हम तो ये जो है कि 1864 से लेकर के 69 तक था। और लॉर्ड जो है कि नॉर्थब्रुक की बात करें हम तो ये 1872 से लेकर के 1876 तक था। इसमें सबसे पहले कौन था? तो सबसे पहले आपका ये पड़ेगा पहले नंबर पे। ठीक है, क्योंकि ये 64 से 69 तक था। उसके बाद से दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो दूसरे नंबर पे ये आएगा क्योंकि ये 69 से 72 तक था। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तीसरे नंबर पे ये आएगा क्योंकि 72 से 76 तक था। और चौथे नंबर पे आएगा लॉर्ड लिटन। तो पहले नंबर पे मतलब 3, उसके बाद से 1, 3142, 3142 ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना है? 82.14%, 74.04%, 84.06%, 76.42%। देखिए, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो 74.04%। बी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, जयपुर में। भारतीय हीरा संस्थान ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है आपका सूरत में, गुजरात में। देखिए, भारतीय आभूषण जो है उनकी जो है कि गुणवत्ता, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना किया गया था सूरत, गुजरात में। कब? 1978 में। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है? अरुणाचल हिमालय,
हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, कश्मीर हिमालय। देखिए जो तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं कौन कौन सी, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां, ये तीनों जो है कि किस खंड में अवस्थित है, तो ये तीनों जो है कि अवस्थित है आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। ठीक है, देखिए जो लघु हिमालय है, ठीक है, लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधार तथा उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ग्रेट किनाबालू पर्वत शिखर किस देश में स्थित है, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, म्यांमार। ग्रेट किनाबालू पर्वत शिखर किस देश में सिचुएटेड है, तो देखिए ये जो है कि पूर्वी मलेशिया भाग में है, तो ये हो जाएगा आपका मलेशिया और इसकी ऊंचाई है 4101 मीटर और ये मलेशिया के जो दो राज्य है सबाह और ये जो है कि सारावाक, ठीक है, इनमें जो है कि स्थित है ये, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। शैवाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्लोरोफिल युक्त थैलाइड तथा स्वपोषी जलीय जीव होते हैं। ये केवल लैंगिक जनन करते हैं। बात की जा रही है शैवाल से संबंधित। देखिए ये जो है कि क्लोरोफिल युक्त थैलाइड तथा स्वपोषी जलीय जीव होते हैं, बिल्कुल सही है। ये जो है कि लैंगिक जनन करते हैं। देखिए ये जो है कि लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन करते हैं, ठीक है, न कि केवल लैंगिक जनन। ये क्या करते हैं, तो ये दोनों जनन करते हैं, लैंगिक भी और अलैंगिक भी। देखिए जो शैवालों का अध्ययन है ना उसको क्या बोलते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवालों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो भोजन में करते हैं, आयोडीन में करते हैं, औषधि, इनके निर्माण में जो है कि शैवालों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, केवल पहला ही सही है ना, दूसरा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका केवल एक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक विभज्योतक होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें से सही कथन बताना है आपको। देखिए पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो उत्तक होता है वो कौन सा होता है, तो विभज्योतक होता है, बिल्कुल सही है। और प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की तो आवश्यकता होगी, ठीक है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया में, और ये जो अभिक्रिया होती है प्रकाशीय अभिक्रिया, ये प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, ठीक है, और इसमें प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा ही जल का क्या किया जाता है, विघटन होता है। और प्रकाशीय अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हील रिएक्शन भी कहते हैं। और ये अभिक्रिया जो है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेक्वाइड पर होती है। ठीक है, तो ये पहला जो है कि आपका सही है, दूसरा गलत है, तो इसमें हो जाएगा आपका केवल एक सही है। तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक शाह, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कि अपने अल्प शासन काल में ही कुतुब मीनार के पूर्व में तुगलकाबाद में एक किले का निर्माण करवाया था। और इस किले को 56 कोट दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, थाल घाट महाराष्ट्र, पाल घाट गोवा, भोर घाट केरल, दीफू अरुणाचल प्रदेश। देखिए कुछ दर्रों का नाम दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए थाल घाट ये कहाँ पड़ता है, तो आपका थाल घाट पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, पाल घाट कहाँ पड़ता है, पाल घाट दर्रा, तो ये गोवा में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका केरल में। ठीक है, भोर घाट दर्रा कहाँ पड़ता है, तो ये केरल में नहीं है, ये आपका महाराष्ट्र में है। और दीफू दर्रा जो है कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित केवल 2 और 3 नहीं है, इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन की केवल 2 और 3 सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि बलबन के प्रशासन में दीवाने ए अर्ज कौन था, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, खेल मंत्री। बलबन के प्रशासन में दीवान ए अर्ज कौन था, तो देखिए अरीज ए मुमालिक विभाग को ही हम क्या कहते थे, दीवान ए अर्ज के नाम से जानते थे। देखिए इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि सैनिकों की भर्ती करवाना,
सैनिकों का निरीक्षण करना, और ये सब काम जो है कि किसका होता है, तो ये सब काम होता है आपका रक्षा मंत्री का। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? निकोबार द्वीप, पंबन द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप। पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा द्वीप जो है कि प्रवाल द्वीप है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और ये टेलीग्राम का चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।